हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जेआरएफ साथ ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ में हमको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है कौटिल्य। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के बारे में। स्टडी बाय वे में आप सभी का स्वागत है। मैंने इस पूरी सीरीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है, जिसमें हम सबसे पहले चाणक्य की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कौटिल्य की क्या थॉट्स हैं। उसके बाद जानेंगे कौटिल्य के जो फॉरेन पॉलिसी थी, जिसमें हमें सप्तांग थ्योरी के अलावा मंडल थ्योरी भी पढ़नी है, और जो भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो भी षडगुण्य पॉलिसी या फिर अदर स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं जिससे कि इंटर स्टेट रिलेशंस मेंटेन हो सके, उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हमें पढ़ना है कौटिल्य के जो महान ग्रंथ उन्होंने तक्षशिला में लिखा था, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर अर्थशास्त्र जानने से पहले हमें जानना होगा कि चाणक्य की लाइफ में क्या थी उनकी जर्नी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौटिल्य के बारे में। फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उनकी जीवनी में बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़ने वाले हैं जो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, पॉलिटिकल थॉट्स में हमको साथ ही ये भी पढ़ना है कि उन्होंने जो स्टेट के बारे में हमको बताया कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट की क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, जिसमें हम 7 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, उसके बारे में, ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में। ओरिजिन ऑफ स्टेट के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ स्टेट था, जिसमें उन्होंने सप्तांग थ्योरी के जो 7 एलिमेंट्स हैं उन्हें बॉडी के 7 पार्ट्स के साथ रिलेट किया है। तो कुछ इस तरह से कौटिल्य की एज ए फ़िलॉसफी जो उन्होंने दी एज ए थॉट्स, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है कि कौटिल्य की ने अर्थशास्त्र में क्या बताया है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में हमसे हमेशा पूछे जाते हैं, ना ही सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी। आइए तो कहानी को शुरुआत करते हैं। गुल्य नामक एक जगह है जो कि स्टेट के अंदर, वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हो रहा है। गुल्य उस समय एक जनपद हुआ करता था। तो चणक और चंडेश्वरी का पुत्र था जिसका नाम पड़ा चाणक्य। वहाँ पर जैन मुनियों का आना जाना था, जिन्होंने बच्चे के जन्म से ही दांत देखते हुए भविष्यवाणी की कि यह बच्चा तो कोई महान राजा बनेगा। चणक और चंडेश्वरी कभी नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा राजा बने। वे चाहते थे कि कोई जैन मुनि जैसा ही उनका बच्चा भी बने। तो अगर इसका उपाय चाहिए तो जो मुनि थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे का अभी दांत तोड़ना होगा, और चणक को देर नहीं लगी। उसी समय उन्होंने दांत तोड़ दिया। उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी करते हुए मुनि ने कहा कि अब ये खुद राजा नहीं, किंतु यह किसी दूसरे को राजा बनाने वाला एक योग्य व्यक्ति बनेगा। यह सुनकर चणक और चंडेश्वरी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हुए इनको तक्षशिला में एडमिशन कराते हैं, इनकी पढ़ाई होती है और शिक्षा पूरी होने के बाद ये वहाँ पर एज ए स्कॉलर टीचर भी बनते हैं। टीचर बनते हुए और शिक्षा प्राप्त करते हुए इसी समय के दौरान उन्होंने अपने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की। आगे चलते हुए जब हम कालांतर में देखते हैं तो महापद्मनंद के बाद धनानंद का राज्य चल रहा था, और उसी समय देखें तो जो इंडिया की बॉर्डर लाइंस है वहाँ पर सिकंदर का आक्रमण भी हो रहा था। तो इसके लिए धनानंद को चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करे, किंतु धनानंद तो अपने भोग विलास में ही तृप्त था, उसको और कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक दिन धनानंद ने अपने दरबार में जितने भी स्कॉलर्स थे उन सभी को आमंत्रित किया और उनका मान सम्मान किया। जब चाणक्य की बारी आई तो अशरफियाँ दे रहे थे, तो चाणक्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यदि आप राजा हैं और वाकई में प्रजा की चिंता करते हैं तो आपको चाहिए कि आप सिकंदर जैसे जो बार बार आपके देश में आकर विद्रोह कर रहा है, लूट कर रहा है, इसको रोकें। धनानंद ने बोला कि एक तुच्छ ब्राह्मण होकर इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बताए। तो उसने बोला, इसे अभी के अभी बंदीगृह में डाल दो।
चाणक्य को क्रोध आया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा यही घमंड है तो आज मैं प्रण लेता हूँ कि इस गद्दी पर जब तक मैं किसी योग्य व्यक्ति को ना विराजमान कर दूँ तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो अब आप देखेंगे कि जो चाणक्य का टारगेट था, या हम उनका बोलें कि अब उन्हें जो मुख्य काम करना था वो ये था कि अब उन्हें एक योग्य व्यक्ति चाहिए था। तो वहीं पर आपकी एंट्री हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय बहुत ही धैर्यवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो बच्चे के रूप में जब उन्होंने पहली बार देखा उन्हें, तो वह किसी नारी की जान बचा रहे थे। बहुत सारे गुंडों के बीच में एक फंसी हुई नारी, और ये तलवारबाजी के गुण से उस नारी की जान बचा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बहादुर है, और एक राजा में बहादुरी बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद एक दिन जब वो गुज़र रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जादूगर उस समय आया करते थे ऐसे ही। तो एक जादू चल रहा था जिसमें बच्चों को ये करना था, अपनी बुद्धिमानी दिखानी थी कि एक लोहे के पिंजरे में से मोम के शेर को बाहर निकालना था। अब बुद्धिमानी का उदाहरण देते हुए चाणक्य ने उस मोम को पिघला के शेर को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से बहादुरी और दूसरी तरफ से बुद्धिमानी, दोनों का ही गुण देख लिया। तो उन्हें समझ आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही वही योग्य व्यक्ति हैं जो कि जो एक राजगद्दी पर विराजमान हो सकते हैं, और धनानंद को और सिकंदर जैसे तुच्छ और मैं कहूँ कि एक जो नहीं है योग्य, उनको हरा सकते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से ट्रेन किया, उन्हें बहुत लायक बनाया, काबिल बनाया। और आपने देखा होगा कि 327 BC में, हम देखेंगे 327 BC में उन्होंने अपने आप को विराजमान किया और एक मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो हम सभी ने सुना है कि वो कितने बड़े राजा थे, कितने ही पावरफुल और कितने ही कैपेबल राजा थे, जिन्होंने पूरे नॉर्दर्न एम्पायर में अपने आप को स्टैब्लिश किया। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरे नॉर्दर्न एम्पायर को इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब आप देखेंगे कि इनके पीछे जो मुख्य काम हो रहा था, एज ए प्रधान आप समझ सकते हैं, या एज ए स्ट्रैटेजी आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरे राज्य को चलाना है, कैसा एक राजा होना चाहिए। ये सारी जो भी इनकी ट्रेनिंग के लिए जो भी वैल्यूज़ थी, वो सब ही चाणक्य दे रहे थे। तो ये हमारी हो गई जीवनी, जहाँ पर हमने चाणक्य को देखा कि उन्होंने कैसे एक मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। उसके बाद हमें पढ़ना है कि उनके राज्य से संबंधित जो भी विचार रहे हैं उसके बारे में। तो उसके लिए बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उसकी अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।